हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मिथिलेश चौधरी संध्या इंटरप्राइजेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। और स्वागत के साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हो तो आप कंटिन्यूअस हमारे बिजनेस रिलेटेड वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करते हुए काफ़ी लोगों को शेयर भी करिए ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और हमारे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर भी हमारे वीडियो आते रहते हैं, तो वहाँ पे जा कर के आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। आप उसको फॉलो करिए और दूसरे लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आज हम लोग आपस में डिस्कशन करेंगे आपसे और हमारे मार्केटिंग टीम से। आज का जो सब्जेक्ट हम लेकर के आए हैं कि लेजर का एडवांटेज क्या है। ध्यान दो, आप अलग अलग बैठ जाओ। तो लेजर का एडवांटेज क्या है? तो लेजर का एडवांटेज क्या है? क्या क्या है बोलो, एक बार सभी लोग बोलो। यहाँ पर जो ब्लैक बोर्ड पर मैं जो लिखा हूँ, तो लेजर का क्या क्या एडवांटेज है? एक्यूरेसी, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, बजटिंग एंड ऐसा नहीं बोलना चाहिए। देखिए, आपका कहने का मतलब ये है कि आदमी गलती कहाँ पर करता है। जो चीज लिखा गया वही चीज बोलना चाहिए। हम पोयम नहीं पढ़ रहे हैं कि तुझे भूलना जो चाहा लेकिन भूला न पाए, ऐसा हम नहीं बोल रहे। आप जो है ना, कितना इसमें फैक्ट दिया है, नंबर 1, नंबर 2, ऐसा बोलना चाहिए। बोलिए फिर से। नंबर 1 एक्यूरेसी, नंबर 2 ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 3 ट्रांसपेरेंसी, नंबर 4 हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, नंबर 5 बजटिंग एंड प्लानिंग, नंबर 6 लीगल कॉम्प्रिहेंसेस, नंबर 7 फाइनेंशियल एनालिसिस, नंबर 8 डिसीजन मेकिंग, नंबर 9 अकाउंटेबिलिटी, नंबर 10 ऑडिटिंग। अब चलिए, आप किसको किसको हिंदी आता है, हिंदी में बोलिए। इसका फायदे क्या है? लेजर का फायदे क्या है? तो फर्स्ट क्या है? सटीकता। जोर से बोलो। सटीकता। संगठन। सेकंड क्या है? संगठन। थर्ड क्या है? पारदर्शिता। फोर्थ क्या है? ऐतिहासिक रिकॉर्ड। फिफ्थ क्या है? बजट और योजना। सिक्स क्या है? कानूनी अनुपालन। नेक्स्ट क्या है? सेवन। वित्तीय विश्लेषण। 8 क्या है? निर्णय लेना। 9 क्या है? जवाबदेही। 10 क्या है? ऑडिटिंग। आप देखा आपने, सुना भी आपने। तो आज देखिए कि हम लोग इस पर एक एक पॉइंट पर फोकस डालने की कोशिश करेंगे, इसको डीपली जाने की कोशिश करेंगे। देखिए, लेजर से बहुत फायदा हुआ। पहले लोग ऐसा बुक मेंटेन करते थे, फिर हाथ से लिखा करते थे नोटबुक के ऊपर। उसमें काफ़ी लोगों को रखना पड़ता था, बहुत समय भी लगता था। जैसे जैसे बिजनेस रफ्तार पकड़ा, फिर आपका कंप्यूटर आया, एक्सेल आया, तो लोगों ने एक्सेल में काम करना शुरू किया। फिर क्या बात, आपको टैली आया। टैली कब आया? कौन सा ईयर में टैली आया? नहीं मालूम? अकाउंटेंट होकर नहीं मालूम तो मालूम करना चाहिए। तो टैली कब आया? आप लोग देख जल्दी से बताइए, जब तक हम दूसरे सब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं। टैली गूगल पर मार के देखो कौन सा ईयर में आपको टैली आया, जो आपको काफी। और 1999। कब आया? तो 1999 में टैली आ गया। एक हम अकाउंटेंट है, लेकिन अकाउंटेंट का हिस्ट्री हमको नहीं मालूम है, तो हमको शर्म आनी चाहिए, ठीक है ना। हम बच्चा पैदा किए, हमको पता ही नहीं कि हमारा बच्चा कब पैदा हुआ था। तो माँ बाप के लिए बहुत चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ के मर जाना चाहिए कि हमारा बच्चा कौन सा महीने में पैदा हुआ था, कौन सा साल में पैदा हुआ। तो टैली का आविष्कार कब हुआ? 1986। हाँ, 1986। तो 1986 में आपका टैली आने से हमको लेजर में काफ़ी सुविधा हो गई। ऐसे एक्सेल में बनाते थे, हमको काफ़ी मिस्टेक होती थी, कुछ को मैनुअली डालना पड़ता था। तो लेजर जब आया तो देखिए, हमको
मैं इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ आपको जनरल नॉलेज की बात करता हूँ कि जैसे टैली आया और एक्सेल कब आया था। आप लोग जल्दी से बताइए, एक्सेल कब आया था? अभी आपका इंडिया में कंप्यूटर कब आया? एक्सेल पर लोग कब काम करना शुरू कर दिया था? जोर से बताइए। 1985। तो 1985 में आपका एक्सेल आ गया था और टैली कब आ गया था? 1986। फिर से आपको मैं लिखना था, एक्सेल कब आ गया था भाई? 1985 में आपका एक्सेल आ गया था। कंप्यूटर का आविष्कार हो चुका था, जो सभी लोग धीरे धीरे कंप्यूटर पर काम करना शुरू कर दिया था। उसके पहले लोग बुक पर काम करते थे। इसके बाद टैली कब आ गया? 1986 में आ गया। मतलब एक साल के डिफरेंस में ही आ गया। लोग लगा कि बहुत आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है, लगा कि हमको यार अभी एक्सेल में उतना मजा नहीं आ रहा था। फिर किसी ने टैली का आपको, और टैली आने से मतलब एक टैली जो है 5 लोगों का काम को कम कर दिया और एक एक्सेल जो है 10 लोगों का काम कम कर दिया। और मिस्टेक भी बहुत होता था हाथ से लिखने में। टैली एक लेजर ऐसा एक रिकॉर्ड है जो आपके बिजनेस को, लेन देन को एक जगह ला करके रख देता है। क्या करता है? एक जगह ला के आप कभी भी किसी पार्टी का, देखिए अकाउंटिंग कितने तरह का होता है? अकाउंटिंग कितने तरह के होते हैं? नहीं मालूम? सर्च करो अकाउंटिंग कितने तरह के होते हैं। हम अकाउंट्स में काम करते लेकिन हमको मालूम है कि अकाउंटिंग कितने तरह के होते हैं। अकाउंटिंग कितने तरह के होते हैं? जल्दी से जवाब दो। अकाउंटिंग कितने तरह के होते हैं? 3 टाइप्स। कौन कौन होते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो एक हो गया आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरा क्या हो गया? मैनेजरियल अकाउंटिंग। मैनेजरियल अकाउंट। तीसरा क्या हो गया? कॉस्ट अकाउंटिंग। हाँ, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इस तरह से अकाउंटिंग में भी अलग अलग हो गया। अकाउंट्स में भी आपका एक पर्सनल अकाउंट्स होता है, एक बिजनेस अकाउंट होता है, ठीक है ना। तो अकाउंट्स में हम जब डीपली जाएंगे तो हमें बोलता है कि 100 वीडियो भी बना देंगे अकाउंट्स के बारे में भी तो कम है। लेकिन हमको देखिए लोग गलती कहाँ पे करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका एक मैडम है, चाहे सर है, वो अकाउंट्स का ही काम देखता है, लेकिन अकाउंट्स के बारे में खाली जितना देर काम करता है उतना देर ही सीमित रह जाता है। उसको डीपली जाना चाहिए। हम अगर बिजनेस करते हैं, देखिए हम जब बिजनेस करते थे तो 2016 में 1-2 प्रोडक्ट हमने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया अपने प्लेटफॉर्म पे। कितना? 1 ही 2 प्रोडक्ट को हम लेकर के लाए। आज हम कितने प्रोडक्ट के साथ जा रहे हैं? 100 प्रोडक्ट मेरे साथ है। तो हम उसमें सर्च करना शुरू किए कि भाई जैसे जैसे कस्टमर हमारे पास क्वेश्चन कर रहा है, हमको उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगर हम अकाउंट्स का काम करते हैं तो अकाउंट्स का हमको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि उसमें और डीपली जाना चाहिए, और डीपली और नीचे जाओ। हम जितना डीपली जाते हैं कोई भी सब्जेक्ट में तो हमारा जो माइंड जो मास्टर माइंड बनते जाता है। हम इरिटेट क्यों होते हैं? आपको पता है हम इंसान इरिटेट क्यों होता है? लिटिल नॉलेज इज ए वेरी डेंजरस, बोला गया ना। आपसे कुछ पूछूंगा तो आपको नॉलेज नहीं, इसलिए आप इरिटेट होते हो। अगर आपका नॉलेज रहता ना तो आप थोड़ा भी इरिटेट नहीं होते। एक पंडित होता है, एक मौलवी होता है, एक महंत होता है, एक साधु होता है। कितने तरह का होते हैं? जो जितना मतलब एक जो है ना आपको डोलची कंबल लेकर के भीख मांगता जगह बदलते रहता है। अगर उसको कुछ बोलोगे तो आप भीख मांगेगा, नहीं दोगे तो इरिटेट होकर बोलेगा मैं शराब दे दूंगा, नहीं दोगे तो। लेकिन एक जो महंत जो होता है, आप उसको कुछ दो या ना दो, वो आपको नहीं भी दोगे भी तो आशीर्वाद देगा, दोगे भी तो, मतलब उसको नॉलेज है। और जिसको नॉलेज नहीं है हर बात को चिढ़ेगा। बात समझ में आ गया? और जिसको नॉलेज हो जाएगा, देखिए कि बारिश होगी तो पहले कौन फफनाता है? नाला। जब बारिश होती है तो कौन पहले उफान मारता है? फिर कौन उफान मारता है? आपका घर का नाला ना, आपका रोड पे जो नाला बह रहा है वो उफान मारेगा, वो तोड़ फोड़ दूंगा। फिर वो तालाब में जाएगा तो तालाब जो है थोड़ा सा उफान मारेगा। उसके बाद वो नदी में जाएगा तो नदी थोड़ी सी उफान मारेगी।
समुद्र तो बोलेगा सब आ जाओ मेरे पास, मैं सबको हजम करने के लिए बैठा हूं। उसी तरह से हमारा नॉलेज जितना हम विकसित करेंगे तो हम इरिटेट नहीं होंगे, मतलब बौखलाएंगे नहीं। वैसे वैसे हम बिजनेस में जैसे जैसे चलते जाते हैं तो हमारे अंदर एक पेशेंस आती जाती है, बोलते हैं एक्सपीरियंस। लोग क्या एक्सपीरियंस वाले को रखते हैं कि मतलब ये इरिटेट नहीं होगा, कोई भी काम पेशेंस से करेगा उसको इरिटेशन नहीं होगा, इसलिए एक्सपीरियंस आदमी क्यों कोई रखता है, मतलब ये जो है एक्सपर्ट है। आज हमारे समाज में यंग लड़कियां जो है बुढ़े से शादी करने के लिए रेडी हो चुकी है। क्यों? यंग लड़के जो उनको डिवोर्स दे दे रहे, छोड़ दे रहे, इसलिए आज 20 साल की लड़कियां 40-45 साल के लोगों से शादियां कर रही है हमारे देश में। वहां पर सेफ्टी देख रही है कि समुद्र कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, नाली या नदी जो कभी भी उछाल मार के हमको फेंक देगा साइड में, कि दूसरे लड़के को अपना लेगा। इसलिए हमारे देश की आबादी के हिसाब से अभी हमारे जनरेशन में देखा जा रहा, यूट्यूब पर देखा जा रहा, फेसबुक पर देख रहा कि सभी लड़कियां जो है यंग नहीं बूढ़े लोगों के साथ शादियां कर रही है, जो 30 एबव, 35 एबव, 40 एबव है। तो वो नॉलेज को देख रही है कि हम कहाँ पर सेफ है, कहाँ सिक्योर है, हमारा लाइफ कहाँ पर सिक्योर है, तो हम कहाँ पर सिक्योर है। ये और जो लेजर जो है ना हमको सिक्योर करता है, हमको एक समुद्र की भांति हमको एक अच्छा मुकाम पर ले जाकर रखता है। ये लेजर का जो काम है, आपको ये एग्जाम्पल इसलिए दिया। एक्सेल जो है ना, जो बिना पेंदी का लोटा है, कभी भी लुढ़क सकता है। हाथ से लिखा हुआ रिकॉर्ड कभी भी लुढ़क सकता है। तो हमें लेजर में ही काम करना चाहिए। चाहे आप पर्सनल किसी को भी पैसे देते हो तो उसका भी लेजर मेंटेन करो, ठीक है। जिसे डाई मेकर को पैसे दे तो उसका लेजर बनाते जाओ, उसको देते गए। एक पर्सन को भी आप सैलरी दे रहे हो तो उसका एक लेजर बना दो, जिससे कि आप के वैष्णव को आप दे रहे हो सैलरी हर महीने, लेजर उसका भी बना दो कि हम कंपनी उसको कितने सैलरी गया हर महीने का, तो वो भी एक पर्सनल अकाउंट्स हो गया। कल को 3 साल के बाद उसके पास ट्रांजैक्शन कितना हुआ, कितने कमाई, उसको पता चल जाएगा कि हमने इतना कमाया। हर आदमी का लेजर होना चाहिए, ठीक है। तो एक अकाउंटेंट का काम है कि हर पर्सनल आदमी का भी एक लेजर बनाना चाहिए जिसको कंपनी में काम कर रहा है। ये नहीं कि हमने सैलरी दिया ठीक है, लेकिन उसको भी पता चले कि हमने इतने साल में कितना पैसे का ट्रांजैक्शन किया, ठीक है ना। चाहे वो कैश लेता हो, चाहे हर आदमी को एक लेजर होना चाहिए। एक पर्सनल लाइफ में भी एक लेजर होना चाहिए कि हमने हमारे पास कितने पैसे आया, कितना गया, कहाँ कहाँ खर्च हुआ, कितना बचा। तो आपको पता चला कि हमारे फैमिली रिकॉर्ड में कितना खर्चा हुआ, हम अभी तक इतने साल में कितने हमारे पास खर्चे हुए, कितने पैसे आए। तो ये हमारे को लेजर डिसाइड कर। अब देखिए लेजर का कितना आपका इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए पर्सन जो है आपको ट्रस्ट, लेजर जो है ट्रस्ट क्रिएट करता है। किसमें? बायर और सप्लायर के बीच में एक बहुत बड़ा ट्रस्ट क्रिएट करता है। क्या करता है? जैसे कोई मिसकम्युनिकेशन होता है तो आपका क्या बोलता है सामने वाला कि आपका जरा लेजर भेज दो सर, 1 साल का हमारे पास कुछ अकाउंट्स में मिस्टेक आ रहा है। तो पूछने से पहले हमने क्यों नहीं ये काम करते हैं कि हर जैसे ही हमने डिस्पैच किया, जिससे संध्या फ्लेक्स में हम लोग रूल्स लागू किए हैं और बहुत हमारे लिए बहुत बेनिफिट साबित हुआ है। हमारा जो अकाउंटेंट है जैसे मटेरियल डिस्पैच होता है उसका एलआर कॉपी, इनवॉइस कॉपी के साथ लेजर भेजता है और ये संध्या फ्लेक्स के लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है। जब से मैंने ऐसा लेजर भेजना काम किया, कोई भी कस्टमर का ऐसा रिप्लाई नहीं आया कि आप मेरे को डिटेल भेजिए, लेजर भेजिए। इसके पहले बहुत ही हमको प्रॉब्लम होती थी कि भाई वो बार बार फोन करेगा हमारे 1 साल का लेजर भेज दो। इसके पहले हमारे पास एक्सेल में ही काम होता था और हमने 3-4 साल पहले हमने लेजर को अडॉप्ट किया। जब से लेजर से काम करना शुरू किया, हमारे लिए बिजनेस करना बहुत ही इजी हो गया और 50% हम उस पर बहुत ही अचीवमेंट किया। अब देखो और भी हमारे 50% माइनस पॉइंट है, और भी हमारे अकाउंट्स के तरफ से 50% माइनस पॉइंट है और 50% को अगर और भी उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर देते हैं
तो मेरे को लगता है कि पुराने कस्टमर भी फिर हमारे साथ बिजनेस के लिए आने के लिए रेडी हो जाएंगे। वो कैसे? जैसे मान लीजिए 2016 में जो कस्टमर हमारे साथ बिजनेस किया था, लेकिन आज वो कहीं गुम हो चुका है, कहीं खो गया है, कहीं दब गया है, ठीक है, तो उसको निकालने की जरूरत है। अब देखिए, मैं कल एक ऐसा सूट पहना था और आज किसी ने बोला कि उसको निकाल के ये सूट डाल दो, तो मैंने निकाल दिया। तो हर अकाउंटेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप पुराने कस्टमर को भी निकालते रहिए। पुराने 2016 में किसको किसको दिया था और उसको एक मेल कर दीजिए, सर आपके साथ मैंने इतना बिजनेस किया था, ये लेजर है, क्या बात हुआ कि आप फिर मेरे साथ बिजनेस जो है बंद कर दिया। तो इस तरह के उसके पास मैटर जाएगा, तो फिर वो कस्टमर लेजर देखेगा, उसका ट्रांजेक्शन, आपका साथ के साथ ट्रांजेक्शन, तो आपसे अप्रिशिएट होगा कि इसने याद किया है, इसके साथ बिजनेस करना चाहिए, इसके साथ अच्छा ही ट्रांजेक्शन हुआ था। तो लेजर कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कि लेजर जैसे कोई कस्टमर आपको क्रेडिट नहीं दे रहा, कोई भी कस्टमर आपको क्रेडिट नहीं दे रहा। जैसे कि आपका कंपनी है, मान लीजिए कि आपका फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में किससे किससे हम लोग इलेक्ट्रिकल आइटम लेके आते हैं। जैसे रामदेव इलेक्ट्रिकल है जो जीडी मेटला शाहपुर में है, कौन है? देखो ओपन करो, रामदेव इलेक्ट्रिकल है, श्री राम इलेक्ट्रिकल है, और क्या क्या है? दिनेश इलेक्ट्रिकल है, और क्या है? जय भवानी है, और कौन कौन है? तिरुपति इंटरप्राइजेस। तो देखिए, एक वाशर भी कंपनी से मैं लेके आ रहे हो, नट बोल्ट भी लेके आ रहे हो, लंकी बोल्ट लेके आ रहे हो, पैकिंग मटेरियल लेकर के आ रहे हो, इलेक्ट्रिकल आइटम लेके आ रहे हो, तो ये सारे जो है आप 5 साल से किसी से परचेज कंटिन्यूअस कर रहे हैं, लेकिन स्पॉट पर आप जाके पेमेंट कर रहे हो। क्या पर कर रहे हो? स्पॉट पर पेमेंट करो। मान लीजिए कि आप पेमेंट वहां पर गए, हमारा आदमी वहां पे, अगर ऑनर कहीं पर बिजी है, किसी मीटिंग में है, कहीं पूजा में है, कहीं मंदिर में है, तो वो आदमी क्या है, उसके दुकान पे खड़े रह जाएगा। क्या होगा? क्या होगा? वो पर्सन क्या होगा कि उस दुकान पे वेटिंग करते रह जाएगा। क्या करते रह जाएगा? वेटिंग। क्या करेगा? वो दुकान पर वेट करेगा। कब तक वेट करेगा? कि भाई पेमेंट करने तक वो छोड़ेगा नहीं, पेमेंट करने तक क्या करेगा? वो बंदा को छोड़ेगा नहीं। तो अब उसका क्या टाइम वेस्ट हुआ, जो गया है परचेज के लिए, टाइम वेस्ट हुआ। तो आपको वो लेजर को लेकर करके परचेज वाले को लेजर प्रिंट आउट लीजिए और उस दुकान पर जाइए, रामदेव इलेक्ट्रिकल दुकान पे, और लेजर को साथ ऑनर से बात करिए, सर देखिए हमारे साथ, आपके साथ इतना हमारे साथ ट्रांजेक्शन हुआ, ठीक है, और इस ट्रांजेक्शन के बाद भी हमारा आदमी आपके पास आता है और हम पेमेंट गूगल नहीं कर पाते, सेम डे में पेमेंट नहीं कर पाते, तो आप वहां पर हमारे आदमी को रोक के रखते हो, जो हमारे कंपनी को बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो आप कृपा कर करके आप लेजर को, हमारा पेमेंट टर्म्स को देखते हुए और ट्रांजेक्शन को देखते हुए आप हमें एक 7 डेज का टाइम दीजिए या 24 आवर्स का टाइम दीजिए। आपको 24 आवर्स में आपको पेमेंट नहीं आता तो हमारे को आप कॉल कर सकते हैं, हमारे वर्कशॉप भी देख सकते हैं, हमारे कंपनी देख सकते हो। तो सामने वाला 100% आपके साथ एग्री होगा, क्योंकि आपने उसके साथ 5 साल से ट्रांजेक्शन कर रहे हो। अब चलिए, आप ये चीज आपको समझ में नहीं आता है तो मैं एक सिंपल सी भाषा में आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप एक किराना दुकान पर जाते हो, ठीक है, आप डेली उसी के पास जाकर के किराने के दुकान से सामान लेके आते हो। खुदा न खास्ता अगर आप कभी गए और आपके पर्स में पैसे नहीं है, आप फोन भी ले जाना भूल गए, तो उस टाइम में क्या आपको किराना दुकान वाला आपको सामान नहीं देगा? जवाब दो। क्यों देगा? क्योंकि आप उसके साथ काफी ट्रांजैक्शन कर चुके हो, तो उसको देना ही पड़ेगा। और उस दिन अगर आपको बेइज्जत करता है, अगर नहीं देता है, तो आप कल उसको दुकान पर जाना बंद कर दोगे। बंद करोगे? नहीं करोगे? तो ये चीज उसको धमकी आपको देना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा, भैया मैं 5 साल तक तुमको पेमेंट दे करके मटेरियल लिया और आज तुमसे मैं टाइम मांग रहा हूं, तुम्हारे बेनिफिट के लिए मांग रहा हूं, तो तुमको एग्री होने में दिक्कत क्या है? इसलिए तुम्हारे जैसा देने वाला बहुत तो मेरे को मिल जाएंगे। आज ये बताइए, हमारे जितने भी रिसेलर हैं, चाहे पुणे में हो, चाहे चेन्नई में हो, चाहे बेंगलोर में हो, चाहे अहमदाबाद में हो, चाहे कहीं पर भी हो,
ऑल इंडिया में आपके कंपनी में काम करने वाला रिसेलर है नहीं है? है नहीं है? क्या उनके ऊपर आपने ट्रस्ट किया है नहीं किया है? जब भी उनका ऑर्डर आता है, व्हाट्सएप पे आता है या मेल पर आता है, तो आपने क्या करते हो? एक बार उनसे बात करके तुरंत आप गाड़ी में लोड करके मटेरियल को भेज देते हो। क्या पेमेंट के लिए वेट कराते हो कि पेमेंट देने के बाद भी भेजेंगे? नहीं, क्योंकि लेजर है। लेजर आपको ट्रस्ट दिला रहा है कि भाई आपके साथ इतना ट्रांजैक्शन किया तो आपको नेक्स्ट क्रेडिट देना ही पड़ेगा। आगे समझ में? तो हर मार्केटिंग वाले को, हर परचेज वाले को लेजर का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप परचेज में हो तो लेजर को लेके जाइए सप्लायर के पास। अगर आप परचेज में हो तो लेजर के साथ अटैक कीजिए और व्हाट्सएप के साथ देखिए आपके साथ इतना ट्रांजैक्शन हमारी कंपनी ने किया है। तो प्लीज 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 गिव द 7 डेज फर्स्ट। आफ्टर 7 डेज अगर आपको ट्रस्ट होता है तो 15 डेज क्या करिए। 15 डेज में भी आपको ट्रस्ट हो जाएगा तो 30 डेज क्या करिए। मैं नहीं बोलता कि आप एक ही बार 30 डेज का क्रेडिट दीजिए। अंडरस्टैंड? उसी तरह से मैं हर मार्केटिंग वाले को ये सजेस्ट करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, या अपने मार्केटिंग की टीम हो या कोई भी कंपनी का टीम हो, ठीक है, तो आप कभी भी अपना लेजर का इस्तेमाल करिए। किसी भी कस्टमर को आप बिजनेस करते हो तो आप क्या करते हो, जो कोई भी फेस्टिवल के टाइम में आप उन कस्टमर के लिए समय निकालिए और उसका लेजर निकलवाइए अकाउंटेंट से। और उस लेजर को देखिए, डेबिटर में देखिए, एक हमारे पास डेबिटर और क्रेडिटर जो है 2 ग्रुप है। तो अकाउंटेंट को बोलिए कि वीकली जो भी है उसमें डेबिटर में और क्रेडिटर में आप भेजिए, उसको डाउनलोड करके अपने अपने कस्टमरों को आप लोग उनको भेजिए कि सर आपके साथ हमारा पहले बिजनेस बहुत अच्छा रहा है और आज भी चल रहा है। और किसी का आपका बिजनेस जो है रुक गया है, नहीं चल रहा है, जैसे 2020 में लेता था, 2018 में ले रहा था, 2019 में ले रहा था, लेकिन आज 2023 में आपके साथ तो डिस्कनेक्ट हो चुका है, आपके साथ बिजनेस नहीं कर रहा है, तो वो लेजर के सपोर्ट से आप उसको ट्रस्ट दिला सकते हो कि आपके कंपनी और मेरे जो कंपनी है दोनों एक समय में, एक साल में, एक ईयर में अच्छा ही बिजनेस किया था, तो आज भी आपको अच्छा बिजनेस करना चाहिए। हो सकता है उस टाइम में कुछ हमारे ऑर्गेनाइजेशन से, हमारे टीम में कुछ ना कुछ मिसबिहेवियर हुआ होगा, कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ होगा, जिसके वजह से आप बिजनेस हमारे से छोड़ दिए थे, डिस्कनेक्ट कर दिए थे। तो मैं फिर से आपसे ये चाहूंगा कि आप हमसे बिजनेस करिए। आज हम पूरी तरह से आपको फीडबैक देने के लिए हम तैयार हैं। तो कस्टमर जरूर आपको फिर एक बार मौका देगा। तो ये है आपका लेजर का एडवांटेज, ठीक है। अब हम एक एक पॉइंट पर बात करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि लेजर का बताया कि आपका बोले तो लेन देन की रिकॉर्ड को ही लेजर बोलते हैं। लेन देन की रिकॉर्ड को विदिन सेकंड में ही प्रेजेंट करने को, प्रोसेस को, रिकॉर्ड को लेजर बोलते हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि हम बोलते हैं कि किसी कस्टमर का बोलते हैं कि एक का सोहन का लेजर निकाल दो, तो तुरंत मारेगी सोहन, तो आपका पूरा 1 साल का लेजर आ जाता है। उसके साथ क्या बिजनेस हुआ, कितना पेमेंट आया, कितना गया, कितना डेबिटर क्रेडिटर, डेबिटर क्रेडिटर, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, आना दाना, लेन देन, ऐसा आपको पूरा आ जाता है, ठीक है। तो दूसरा क्या है कि एक्यूरेसी आपको मिलती है। क्या मिलती है? फर्स्ट है सटीकता। मतलब एक्यूरेसी का मतलब सटीकता। आपको एक एक रुपया का भी उसमें हिसाब मिल जाएगा, कितना रुपया आया, कितना गया, कितना आपने रिसीव किया, कितना सेल किया, कितना आपको। एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। एक क्या होता है? डेबिट, एक होता है क्रेडिट। डेबिट का मतलब आपको दिया, मतलब आपने सेल किया, और क्रेडिट का मतलब आपको उसमें पैसा गिरा। आगे समझ में? डेबिट का मतलब कि क्या हुआ, आपने दिया, विड्रॉल किया। क्रेडिट का मतलब आपके अकाउंट्स में पैसे गिरा, क्रेडिटेड बाय, डेबिटेड बाय। आगे समझ में? बस क्रेडिट का मतलब डिपॉजिट आपके हुआ। क्रेडिट समझ में आ गया? क्रेडिट का मतलब कि आपके अकाउंट्स में क्रेडिट हुआ, मतलब डेबिट मतलब डिपॉजिट हुआ। डेबिट का मतलब आपके अकाउंट से गया, विथड्रॉ हुआ। फिर से ध्यान दो, डेबिट का मतलब
आपने दे दिया, ड्रॉ किया, निकाल दिया। क्रेडिट का मतलब कि आपके अकाउंट्स में गिरा, डिपॉजिट का मतलब आपके अकाउंट्स में गिरा, ठीक है। तो इसे आपको पूरा एक्यूरेसी आपको अप टू डेट कर देता है, कहीं भी 1 रुपया का फर्क नहीं आएगा। जैसे आप एंट्री कर दो, जैसे आप दिया एंट्री कर दो, तो आप 1 रुपया का फर्क नहीं मालूम होगा। अगर बाई चांस मिस्टेक भी होता है तो आप दोनों का लेजर मंगाइए, परचेज सेल का, परचेजर का, सेलर दोनों का मेल ला करके लेजर, फिर एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए बैंक स्टेटमेंट से, आपको 0 फिर आपको एक्यूरेसी मिलना ही मिलना है। एक्यूरेसी का मतलब है कि 0 मतलब एक्यूरेसी, ठीक है। आगे समझ में, एक्यूरेसी का क्या मतलब होता है कि मतलब पार्लर, देखिए एक होता है, देखिए 1 2 3 4 5, तो ये इसमें एक्यूरेसी नहीं है, ये छोटा है, ये लाइन छोटा है ना, ये जो लाइन दिख रहा है छोटा है, तो एक्यूरेसी का मतलब हो गया अभी पूरा देखो इक्वल, हाँ मतलब एक्यूरेसी का मतलब इक्वल, मतलब कहीं भी डिफरेंसेस नहीं रहेगा। आगे समझ में। सेकंड क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, मतलब और एक ऑर्गेनाइजेशन को मतलब एक बहुत बड़ा इमेजेस क्रिएट करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़ा मतलब एक बोलता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा है। आप किसी को लेजर भेजते हो तो लगता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन दिस इज ए गुड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसके पास टैली है और ये लेन देन को बहुत अच्छा मेंटेन कर रहा है, तो ये एक तरह से अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। आपको बहुत ही जो लेजर जो होता है आप में क्या बोलते हैं, 4 चांद लगाता है, ठीक है ना। तो ये आपका एक ऑर्गेनाइजेशन को एक जमीन से ऊपर उठाता है और आपको एक मतलब एक फोकस मार्केट में एक आपका प्रेजेंटेशन इमेजेज बनाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, थर्ड क्या है कि ट्रांसपेरेंसी, मतलब पारदर्शिता, मतलब ट्रांसपेरेंसी, आपके अंदर हमारे कुछ भी छुपा होगा नहीं। लेजर क्या बोलता है, देयर इज नो एनी हाइडेंस, मतलब देखिए आप एक्सेल में काम करोगे, लिखा पढ़ी करोगे हाथ से, तो आपका क्या होगा, कुछ हाइडेंस रहेगा। जैसे कि आप बिल टू बिल काम कर रहे हो, परचेज भी बिल पर कर रहे हो, सेल भी बिल पर कर रहे हो, परचेज भी बिल पर कर रहे हो, सेल भी बिल पर कर रहे हो, तो वहां पे आपको ट्रांसपेरेंसी रहेगी, उसको व्हाइट काम बोलते हैं। आप क्या करते हो, परचेज में कुछ गलत करते हो, परचेज कैश में करते हो, सेल भी कैश में करते हो, तो वहां पे आपको लेजर में नहीं दिखा सकते हो और परचेज सेल में नहीं दिखा सकते हो। अगर कैश का काम कर रहे हैं तो वो आप उसको ट्रांसपेरेंसी नहीं बोलते हैं। लेकिन लेजर में वही चीज डाल सकते हो जो कि आपने इनवॉइसिंग किया है, परचेज भी किया है इनवॉइस पे, सेल भी किया है इनवॉइस पे, वही चीज को आप लेजर में शो करते सकते हो। तो लेजर एक जो है आपका ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करता है, मतलब पारदर्शिता करता है कि एक दूसरे कस्टमर और सेलर और बायर के बीच में कोई भी मतलब मिस अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी, मिसबिहेवियर भी नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद क्या है कि नेक्स्ट क्या है कि आपका फोर्थ क्या है कि ऐतिहासिक रिकॉर्ड, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। अगर ये लेजर जो है, जैसे आप एक्सेल आप ऐसे नोटबुक में लिखे हो तो नोटबुक आपको जाके देखना पड़ेगा, यार उससे लेन देन क्या हुआ था, फलाने कंपनी से लेन देन क्या हुआ था। जैसे कि मान लीजिए आप कोई कंपनी है जिसके साथ आप 2016 में बिजनेस किए थे, कोई कंपनी है जो 2018 में उसके साथ बिजनेस किए थे, तो खाली कंपनी का नाम याद रहना चाहिए और कंपनी का नाम मार करके 2016 में भी आप रिकॉर्ड देख सकते हो लेजर में कि उसके साथ हमारा बिजनेस क्या हुआ था। तो लेकिन आप फाइल में जाके देखोगे तो देखते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, आपको टाइम भी वेस्ट होगा और आपको रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। लेकिन ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेजर, मतलब बहुत ही ट्रांसपेरेंसी भी है और हिस्टोरिकल मतलब कि ऐतिहासिक कई साल का भी रिकॉर्ड आपको लेजर जो निकाल करके मिनटों में आपके सामने प्रेजेंट कर देता है, ठीक है। तो इस लेजर से हमको बहुत बड़ा फायदा है, ठीक है। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या है, बजटिंग एंड प्लानिंग। बजटिंग एंड प्लानिंग, बजट और योजना। बजट और योजना मतलब प्लान, मतलब आपका बजट भी ये बताता है कि 2016 में 17 में कितना बिजनेस किए थे, तो उस टाइम में आप क्या प्लान किए थे, किस तरह से काम किए थे, ठीक है। 2016 में 17 में आपका क्या था, लेजर शो करेगा कि आप क्या ट्रांजैक्शन किए, तो आप
किस स्ट्रेटेजी से काम किया था, क्या रणनीति था 2016 में आपका काम करने का, बात समझ में आ गया। और आपका क्या बजट था, उसमें कितना खर्चा किए थे कि आप इतने का बिजनेस किए थे, और आपका रणनीति क्या थी, स्ट्रेटेजी क्या थी उस टाइम काम करने की। अकेला काम किए थे, 2 आदमी काम किए थे, कि आपका ऑफिस था या आपका कंपनी था, पूरा शो कर देगा। इसके बाद आपका क्या है कि अब मान लीजिए कि 2017-18 में क्या आपका स्ट्रेटेजी था कि इतना का बिजनेस किए, तो हर साल का जो है बजट भी तैयार करके देगा और योजना भी बताएगी कि किस प्लान से आप काम किए थे उस साल की इतना का बिजनेस हुआ था। ये पूरा आपका दूध और पानी का पानी अलग अलग करता है ये लेजर। तो लेजर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके बाद क्या नेक्स्ट क्या है, लीगल कॉम्प्लियंस, जिसे कानूनी अनुपालन में भी मदद करता है। मान लीजिए कोई कस्टमर आपका पैसे नहीं दे रहा है, बहुत समय हो गया है, लेकिन ये लेजर जो है आपको कस्टमर को कंप्लेन करने में, लीगली एक्शन लेने में भी आपको बहुत बड़ा सपोर्ट करेगा। क्या करेगा, क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड है कि उसको मटेरियल दिए थे लेकिन आपको पेमेंट नहीं दिया, तो कानूनी आपको एक्शन भी ले सकते हो, कोर्ट में इसका मुकदमा भी डाल सकते हो। और उस टाइम में आपके पास से लेजर पूछा जाएगा कि उस कस्टमर से लेन देन क्या है, कब से कब कौन कौन सा इनवॉइस का आपको पेमेंट नहीं आया, और वो लीगली उसका कानून जो है उसको एक्शन लेगा। और उस एक्शन के बाद आपको 26% इंटरेस्ट के साथ जो है ना कस्टमर से पैसे को लीगली लेने के, क्योंकि आपके इनवॉइस में कितना है, अगर कस्टमर जो है पेमेंट नहीं करता है तो 26% इंटरेस्ट के साथ उसे वसूल करेगा। कितना परसेंट, ईयरली 26% के हिसाब से। जैसे आपका बैंक लोन देता है तो ईयरली 17%, 80%, 22% लेता है ना लोन। इंटरेस्ट कितना लेता है बैंक लोन, आपका 17%। अगर सिक्योर है तो 15% लेगा, अनसिक्योर है जैसे आप कुछ सिक्योरिटी नहीं दे रहे हो, कोई घर नहीं दिखा रहे, तो आपको वहां पे 18% लेता है, 22% तक भी लेता है इंटरेस्ट। वही पर आपका लीगली आपका कानून में डिग्री होती है, तो कानून जो है बोलेगा कि एक सप्लायर को आपको 26% के हिसाब से आपको जितने साल में आपने पैसे नहीं दिया वो उस पे आपको पेमेंट लीगली आपको दिलवाएगा, ठीक है। तो ये लेजर बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका भूमिका निभाता है आपके बिजनेस के लिए, ध्यान दो। नेक्स्ट क्या है, फाइनेंशियल एनालिसिस, वित्तीय विश्लेषण। मतलब फाइनेंशियल ईयर में, जैसे फाइनेंशियल ईयर किसको बोलते हैं, जैसे आपको मार्च से लेके अप्रैल के महीने मंथ को, अप्रैल टू मार्च तक को क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल। इसे अप्रैल से मार्च तक जो आप बिजनेस करते हो उसको फाइनेंशियल, 12 महीने के बिजनेस को, ट्रांजेक्शन को फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अप्रैल 2022 से और मार्च 2023 तक आपने क्या ट्रांजैक्शन किया, क्या बिजनेस किया, वो सारे आपको रिकॉर्ड करेगा। उसी के हिसाब से आपको इनकम टैक्स बनता है, और उसी के हिसाब से आपको इनकम टैक्स में आपको इनकम टैक्स भरना पड़ता है। और इनकम टैक्स एक जो है आपके लिए कैपिटल तैयार करता है, आपके गवर्नमेंट के सामने एक ऊंची कुर्सी को देता है। क्या देता है गवर्नमेंट जो है आपको, जैसे जैसे आप इनकम टैक्स आप भरते जाते हो तो गवर्नमेंट क्या करता है, एक बहुत बड़ा आपको चेयर देता है। पहले यहाँ पर जमीन में बैठने को देता है, आपको इनकम टैक्स नहीं बैठते तो आप जमीन पर एक रेंग रहे हो एक आम आदमी की तरह। जिस दिन आप एक इनकम टैक्स भरते हो तो एक यहाँ पर चेयर स्टेट देता है, जिससे फिर और ज्यादा इनकम टैक्स भरते एक और स्टेट देता है, और इनकम टैक्स भरते आप एक और स्टेट। तो जैसे जैसे आप एक इनकम टैक्स भरते जाते हो, गवर्नमेंट की नजर में आप एक मतलब एक बड़े आदमी बनते जाते हो। एक फाइनेंशियल आपको एक स्टेज मिलता है, और कोई भी बैंक जब देखेगा कि इसको नहीं देखेगा, बैंक क्या देखेगा, ये सबसे ऊपर कौन दिख रहा है, सबसे ऊपर तो यहाँ पे आपको लोन की जो है एलिजिबिलिटी आपको आने लगती है। गवर्नमेंट के लोन आपको देने के लिए बार बार फोन करता है कि इस आदमी को, गवर्नमेंट बैंक बोलता है कि जाओ, ये आदमी धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है, इसका सिविल अच्छा दिख रहा है, इसको जाओ लोन दो और इसको और मतलब सीढ़ियां बनाओ ताकि और भी ऊंचाई तक जा सके, और बैंक उसको सपोर्ट करने के लिए कोशिश करता है। तो हर आदमी को बोलता हूँ कि मिथिलेश चौधरी का कहना है कि आप
आप जो भी पर्सनल में भी आपके पैसे कमाते हो लाइफ में, तो आप जो 2.5 लाख के ऊपर जो भी आपका इनकम होता है, तो उसको आपको एक मतलब साल में आपको एक जो है आईटी रिटर्न करना चाहिए, इनकम टैक्स भरना चाहिए। इनकम टैक्स आपको कैपिटल बनाता है, आपका एक फाउंडेशन बनाता है, जो उस फाउंडेशन पर आप उस स्टेज से स्टेज पर आकर के स्विच दे सकते हो। एक स्टेज बना के देता है कि उस स्टेज पर आप जाओगे, जैसे जैसे आप इनकम टैक्स भरते जाते हो, आप एक बड़े बड़े स्टेज को मिलता है, वहां पर जाके अपने लाइफ के बारे में प्रोग्रामिंग कर सकते हो, और बहुत सारे बैंक जो है ना आपको सपोर्ट करते हैं उसी को बेस पर देख करके। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है मैडम? डिसीजन मेकिंग। जोर से बोलो। डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग भी आपको, जैसे कि देखिए आप डिसीजन कब लेते हो, जब आपके जेब में पैसा है ना, डिसीजन का खाक लोगे। डिसीजन मेकर वही होता है जिसके पास पैसे होता है, और जिसके पास पैसे नहीं है तो क्या डिसीजन लेगा। आपके घरों में शादियां पड़ती है, रिश्तेदारी होते हैं, आपके घर में बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, तो सभी लोग आपस में बैठते हैं, तो सब लोग किससे डिसीजन लेते हैं? बहुत पैसे वाला रहता है। आइए आई जी, बैठी, आई 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 तनी हट जा भैया, तो तू हट जा, बैठे दिन में आ गया यहाँ के, बैठे दिन, ठीक है बैठ गए। हाँ बैठी बैठी, थोड़ा बताएं कि अभी सदिया में क्या क्या बने, कौन कौन से सामान बने। एक आम आदमी को लोग कुर्सी पर बिठा कर नहीं बोलता है कि यार आइए बताइए, सजेशन दीजिए कि क्या क्या बनेगा। उसको पानी तक भी नहीं पूछते हैं, अपना बोलने में भी शर्माते हैं कि हमारा है क्या। नहीं हमारा ये कैसे आ गया हो कि हमारा कोई रिलेटिव नहीं है, क्योंकि वो गरीब होता है। और जो सब में अमीर, आपकी 5 बहन है ना, आपके मान लीजिए 4 बहन है, तो शादी के बाद जब चारों बहनों की शादी हो जाएगी, तो आपको जब शादी करोगी अपनी बेटी की, तो आप किसको बुलाओगी? जो गरीब रहेगा उसको नहीं पूछोगी, क्योंकि आपका इंसल्ट ही हो जाएगा ना वहां पे। आप अमीर वाली को बुलाओगी। मैंने अपने लाइफ में ऐसा फैक्ट देखा है, हमारे ही रिलेटिव में, हमारे साथ भी, हमारे जैसे लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है। आपको मैं अपने ऊपर प्रूफ करना चाहूंगा, मैं अपने ऊपर आपको बताना चाहूंगा। मेरा मामा जो थे एक जमींदार हुआ करते थे। मेरा मामा जो थे, एक बिहार में एक सरेजा गांव था, वहाँ का चौधरी बोले तो सूरत चौधरी थे, और उनके 2 लड़के थे, बहुत बड़ा जमींदार थे। जिस गांव में उस टाइम में एक बिजली लाइट नहीं रहती, उनके घरों में बिजली लाइट हुआ करती थी। नौकरशाही थे, सामंतशाही थे। हमारे पिताजी एक फार्मर थे, बाकी हमारे पिताजी के जितने भी, हमारे माँ की जितनी बहनें थी, टोटल 7 बहनें थी, और 7 बहनें जब शादियों में आती थी, तो जब उनको कुछ देना होता था तो मेरे माँ को बोलते थे, सारी बहनें बोलती नहीं मेरा कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, मेरा तुम्हारे माँ, सब मामा बोलते चलो कोई नहीं लेगा, तो किशोरी बहन तो ले लेगी। मेरी बहन का नाम किशोरी था। जब कोई भी गिफ्ट देना होता तो मेरे पिताजी किसान थे, और जब एक बार मेरे पिताजी किसानी से एक अच्छा कपड़े पहन करके गए थे अपने ससुराल में, हम लोग छोटे थे, तो इनको ऊपर के मेरे मामिया सब हंसने लगी, अरे अरे जीजा जी, पाहुन जी, आप दामाद जी आप आए हैं, इस बार बहुत अच्छा कपड़े सिलवा के आए। सभी लोग ठा के हंस रहे। इसके पहले नॉर्मल कपड़े पहन के जाते थे, किसान थे, क्योंकि उनके पास तो धान चावल पैदा करते थे, तो उनको क्या जरूरत इतने सूट बूट में जाने के लिए। तो मैंने ये देखा है, और उनसे कोई भी मतलब परमिशन लोग नहीं लिया करते थे। जब बुरा लगता है तो हर काम में मेरा पिताजी साथ दिए। सारे जो पैसे वाले साइड हो गए थे, और उनके हर कंडीशन, उनकी लड़कियों को शादी भी मेरा पिताजी कराए, और उनके जो हर जगह पर जब पूरी तरह से जमीन जायदाद बिक गया, तो उनको माध्यम बताया कि ये आप शहर में रहते हो, अच्छे गांव में रहते हो, एक 2000 गाय भैंस भी लोगों निकाल लो और दूध भी बेच लेना, इससे भी आपको इनकम आएगी। तो देखिए जमींदारी को, वही आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या आपको बता रहा हूँ कि डिसीजन मेकर, आप जब फाइनेंशियल कंडीशन में आते हो ना, तो डिसीजन कहीं गलत मत ले लिया करो। जब आप पैसे वाले बनते हो तो किसी गरीब का बददुआएं मत ले लिया करो, किसी को छोटा मत समझ लो कि आपके पास आज पैसे हैं, आप वित्तीय बहुत अच्छे हो, आपका डिसीजन कहीं गलत ना हो जाए, ये ध्यान दीजिएगा।
लाइफ जो है ना, लक्ष्मी और सरस्वती जो होती है, सरस्वती जो है गरीबों के जुबान पे रहती है और लक्ष्मी जो है ना अमीरों को घरों में रहती है। लेकिन दोनों का विश्लेषण बराबर होना चाहिए, दोनों का कॉम्बिनेशन बराबर होना चाहिए। आपके पास लक्ष्मी है तो आपको सरस्वती, आपका जुबान भी अच्छा निकालना चाहिए, किसी के प्रति गलत वर्ड नहीं निकालना, क्योंकि जिस दिन वो गलत वर्ड निकल जाएगा तो उस दिन आपको लक्ष्मी धीरे धीरे छोड़ के जाने लगती है। किसी को आप गलत आप रिस्पेक्ट देने के जगह पर किसी को भी एक केला में उसको बेइज्जत कर दो, अच्छा है, लेकिन समाज में जब बेइज्जत करोगे तो जो सरस्वती है रूठ जाएगी, और जब सरस्वती जहाँ पर नहीं रहती है तो वहाँ पर लक्ष्मी भी नहीं रहती है। बहुत कंपनियों को, बहुत लोगों को देखे होंगे कि किस तरह से अपने जुबान की वजह से बर्बाद हो जाते हैं, और बहुत लोगों को देखे होंगे कि जो अपने जुबान की वजह से आबाद हो जाते हैं। अपने रिश्तेदार में कहीं भी देख लेना कि आपका जो जुबान है सरस्वती है। हम जब आपको ऐसा समझा पा रहे तो मेरे अंदर सरस्वती जी बोल रही है, अगर सरस्वती जी नहीं रहती तो मैं ऐसा नहीं बोल पाता। अगर मैं इस तरह से कपड़े पहन रहा हूँ तो मेरे साथ लक्ष्मी है, इसलिए हम ऐसा कपड़े पहन पा रहे हैं। तो सरस्वती जी जहाँ पर रहेंगी वहाँ पर लक्ष्मी भी जी रहेंगी, और जहाँ पर लक्ष्मी जी रहेंगे वहाँ पर सरस्वती जी रहेंगी। और आपके पास लक्ष्मी है मगर सरस्वती जी नहीं है, आप जुबान के सही नहीं हो, किसी को गलत बोलते हो, किसी को बेइज्जत करते हो, तो लक्ष्मी जी वहाँ पर ज्यादा दिन रुकने वाली नहीं है। इसके बाद आपको क्या बताऊंगा कि अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। जैसे कि आप जो है कोई क्वेश्चन करता है कि हमारे साथ आपने फ्रॉड किया, तो आपके उसको जवाब दे सकते हो। देखिए आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं हुआ सर, ये आपको जो लेजर है छिक के बता रहा है कि आपके साथ बिजनेस कैसा हुआ, आप देख सकते हो। तो आप चुपचाप वो बैठ जाएगा, जैसे आप लेजर भेजोगे खामोश बैठ जाए। कोई बोलेगा कि हमारा पेमेंट आपसे आने का है, तो आप उसको लेजर भेज दोगे तो चुपचाप बैठ जाएगा। आप बोलते हो कि मेरा पेमेंट आपसे आना है, तो वो भी आपको लेजर भेज देगा, तो आप चुपचाप देख के लेजर को चुपचाप बैठ जाओगे। तो जवाबदेही, लेजर एक ऐसा है कि आपको जवाब नहीं देना पड़ता, ये पेपर ही और जवाब दे देता है कि आपको किससे पैसे आने का है, किससे जाने का है। तो लेन देन की जो प्रक्रिया का जो सटीक उपाय है, जो एक्यूरेसी को पैदा करता है, वही हमारे लाइफ में, हमारे बिजनेस में एक लेजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी रिश्तेदार में ऐसा हैंड कैश दे दे तो उसका पास रिकॉर्ड रहता है, किसी भाई को पैसे दे दे तो क्या रिकॉर्ड रहता है, कोई लेजर नहीं रहता है। इसलिए तो वहाँ पे आपस में झगड़े हो जाते हैं, टेंशन हो जाते हैं और रिलेशन टूट जाते हैं। अगर आपने इस तरह से लेजर मेंटेन किया होता पर्सनल लाइफ में भी, किसी को पैसे दिए तो क्या आप लेजर बनाया होता, अकाउंट्स बनाया होता, तो कल के वो लेजर आप उनको दिखा सकते थे कि भाई देखो आपको इस समय में पैसे दिया था, इस तारीख में दिया था। तो ये लेजर जो है आपको रिश्ते को भी टूटने नहीं देता, क्योंकि आप जवाब दे रहे हो, वो आप प्रूव कर रहे हो। आप लाइफ में कोई भी कभी भी किसी को दीजिए, कुछ लीजिए, तो आप लेजर, पर्सनल लेजर भी मेंटेन करिए। अगर हम लाइफ आपके पास अकाउंटेंट है तो आप सभी लोग अपना अपना एक लेजर बनाइए कि हम कंपनी से कितना पैसे ले रहे हैं, कितना हमको मिल रहा, तो महीने महीने हमको फिर 6 महीने में, 1 साल में हमने कंपनी से कितना पैसे कमाया था और कहाँ कहाँ हमने खर्च कर दिया, आखिर हमारे पास इतना बचा कैसे, और नहीं बचा तो क्या हुआ पैसे। तो लेजर जो है आपको जवाब देगा, आप क्वेश्चन करोगे ये जवाब देगा, लो ऐसा प्रूफ है, तुमने कितना कमाया और कितना खर्च किया, कितना लेन देन किया। ये लेजर आपको जवाब देने के लिए तैयार है आपके लाइफ में। इसके बाद क्या है कि ऑडिटिंग। देखिए जैसे आपका 1 साल का जो मार्च से लेकर के और सभी अप्रैल से लेकर मार्च तक जो बिजनेस करते हो, तो उसका लास्ट में साल में एक बार ऑडिटिंग होता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर तक आपको फाइनल, आपको जो है एक सीए होता है और एक अकाउंटेंट होता है, दोनों मिल करके उसको ऑडिटिंग करते हैं कि भाई आपका सेल कितना रहा, आपका एक्सपेंसेस कितना रहा, अदर एक्सपेंसेस कितना रहा, मेडिकल कितना रहा, आपका इंश्योरेंस कितना रहा, आपका मतलब बहुत सारा एक्सपेंसेस आता है, उसको देख सैलरी कितना दिया, रेंट कितना दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना भरा, अगर आपने कोई हाउसिंग लोन है या बिजनेस लोन है, सारे को मद्देनजर रखते हुए एक एडिटिंग किया जाता है, एक बैलेंस शीट बनता है, और वो सारे में सपोर्ट करता है कौन, लेजर। कौन सपोर्ट करता है? अगर लेजर नहीं रहता है आपके पास, ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड कौन मेंटेन करता है? लेजर मेंटेन करता है। वही तो दर्शाता है कि आपने कितना सैलरी दिया था, किसको क्या दिया था, क्या परचेज किया था,
उसी बेस पर जो है ऑडिटिंग होता है, और ऑडिटिंग जो सीए करता है और एक बैलेंस शीट निकालता है। अगर इसके दरमियान कुछ भी मिस्टेक पाया जाएगा तो इनकम टैक्स का आपके पास रेड पड़ती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके साथ एक्शन लेता है, लीगली एक्शन लेता है, आपको एक एक चीज को जवाब देना पड़ता है। तो लेजर आपके लिए परचेज सेल जो भी करते हो मेरे दोस्त, व्हाइट काम करो, और व्हाइट काम जिस दिन करोगे तो आपका लेजर चिक करके आपको बताएगा और ऑडिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज मैं मिथिलेश चौधरी आपको बताया कि आज हमारे लाइफ में एक लेजर का इम्पोर्टेंट कितना होता है, एक अकाउंट्स का हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। इस तरह के वीडियो में मिथिलेश चौधरी हर दिन एक अच्छे वीडियो लेकर के आता हूँ, नॉलेजेबल वीडियो लेकर के आता हूँ आपसे, और जितने भी लोगों को जरूरत के चीजों को लेकर के आता हूँ। तो आप मेरे वीडियो को अगर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना मत भूलिए और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। हमारा जो वीडियो है आपको इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर भी आता है, ट्विटर पर भी आता है, तो वहाँ पर भी जा करके आप फॉलो कर सकते हो। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। खुदा हाफिज।